ऑलरेडी। तो जो सेक्शन 15 सब सेक्शन 4 है, यहाँ पे बोला गया है कि रेड विथ CGST आपको रूल्स पढ़ने होंगे। अब वो रूल्स कौन से होंगे जो आपको रूल्स यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे? रूल नंबर 27, 28, 29, 30 और 31, बस यही रूल लगने वाले हैं इस पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे रूल लगाए जाएंगे। और ये रूल में हम इसलिए आ गए क्योंकि जो सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 में जो कंडीशन बता रखी है दो, और वो दो कंडीशन आपको क्या है पता है? पहली कंडीशन, प्राइस जो है वो सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि ओनली मनी होना चाहिए। तो ओनली मनी में हमारा कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं है। और दूसरा हमारे पास पॉइंट था यहाँ पे, पार्टीज आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए। और रिलेटेड पार्टी एक्सप्लेनेशन में बता रखा है। एक बार मैं आपको ना रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन बता देता हूं। एक बार आप रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन ओपन कर लोगे? तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन है टू सेक्शन 15, उसके अंदर रिलेटेड जो पार्टी है, रिलेटेड पर्सन है, उसकी डेफिनेशन वहां पे बता रखी है। एक बार हम लोग ओपन कर लेते हैं और वहां पे देख लेते हैं क्या डेफिनेशन दी है। सपना आ जाएगी तो मेरे को बता देना, ठीक है सान्या? हाँ जी सर, बता दो। क्योंकि आ गई है वो। अच्छा, आ गई सपना, आ गए? हेलो? अच्छा, अरे मेरे नहीं साथ, सर, अभी नहीं आई। हाँ कोई बात नहीं, वो कह रही है कनेक्ट नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, मेरे सामने ना असली में स्क्रीन होती नहीं है, इसलिए मैं तो बस ऐसा मतलब पढ़ा रहा हूँ, बस सीधे कैमरे को पढ़ा रहा हूँ। वो कह रही है कनेक्ट नहीं हो रहा। दोबारा लॉगिन कर लेगी ना, बीच में तो हो गया था उसका कनेक्ट। एक सेकेंड। बीच में तो कनेक्ट हो गया था। अभी बीच में आई थी वो, मैंने एक्सेप्ट भी किया था। ये कई बार क्या होता है ना, इंटरनेट इशू आ जाता है यार। कॉल करूं क्या? सर वो कह रही है कि उसने लिंक नहीं, वो साइन इन नहीं किया हुआ जूम पे। अच्छा, चलो कोई नहीं, साइन इन नहीं कर रखा मतलब फिर? सर पहले उसको साइन इन करना पड़ेगा, वही मतलब अपने जीमेल से कनेक्ट करना पड़ेगा जूम को। अच्छा अच्छा अच्छा, तो टाइम लगेगा मतलब उसे ना? हाँ सर। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देख लो आप। ठीक है, आप देखो, ओ, ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, मैं उसको लेक्चर सेंड कर दूंगा। सर मैं उसको फोन करके स्पीकर पे डाल दूं फिर वो? हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया। एक सेकेंड। बट वो कुछ भी लिखा होगा, वो कैसे देखेगी? लिखा हुआ फिर फोटो भेज दूंगी। हाँ ठीक है।
सर वो कह रही है 1 मिनट रुक जाओ, मैं कनेक्ट करती हूँ। कोई बात नहीं। जल्दी काम वालियां आ रही हैं काम पे, तो सपना आ गए? सर अभी कनेक्ट कर रही है। ठीक है। उसके घर में नेट का इशू है थोड़ा सा। हाँ वही हो जाता है यार। हाँ सपना, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ जी बेटा, देखो सबसे पहले अभी मैं ना आपको यहाँ पे अगर थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने वैल्यूएशन स्टार्ट किया था और वैल्यूएशन के अंदर हम लोग सेक्शन 15 की बात कर रहे थे। आप अपना माइक ऑफ कर लो। और लास्ट टाइम पे जो सेक्शन 15 है, सबसेक्शन 1, 2, 3 हम लोगों ने देख लिया। आज की क्लास के अंदर सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 पे हम लोग आगे क्यों आए इस सेक्शन के अंदर हम, क्योंकि जो हमारा सेक्शन है 15 सबसेक्शन 1, उसके अंदर 2 कंडीशन बता रखी है। पहली कंडीशन है कि प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब कि जो भी आप वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो उसके अंदर ओनली मनी होनी चाहिए, मतलब मनी के अलावा और कोई कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए। दूसरा, पार्टीज आपस में रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, जो सप्लायर और रिसिप्टेंट है वो आपस में रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। रिलेटेड कहाँ पे डिफाइन है, एक्सप्लेनेशन 15 के अंदर डिफाइन कर रखा है। तो एक बार हम आज की क्लास के अंदर थोड़ा सा रिलेटेड पर्सन को भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिलेटेड पर्सन के रिगार्डिंग ये कॉम्बिनेशन आपके बनाए। सामने आप डेफिनेशन ओपन करोगे तो सबसे पहला वर्ड ही वहां पे लिखा हुआ है, सच पर्सन्स आर ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस। तो ये जो बिजनेस ए है और एक बिजनेस है बी, अब आप मान के चल लो कि ये आप ही का बिजनेस है, ठीक है। एक बिजनेस ए है, एक बिजनेस बी है, और आप क्या हो, डायरेक्टर हो। आप क्या हो, डायरेक्टर हो। तो अगर आप इसके बिजनेस में डायरेक्टर हो और इस बिजनेस में भी अगर आप डायरेक्टर हो, तो उस केस के अंदर क्या होगा, ये दोनों पार्टीज आपस में क्या मानी जाएंगी, रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। ये दोनों आपस में क्या माने जाएंगे, रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। तो अगर मैं डायरेक्टर हूं ए बिजनेस के अंदर और बी बिजनेस के अंदर, और जब ए और बी आपस में क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को रिलेटेड ट्रीट किया जाएगा। सानिया क्लियर है ये? जी सर। हाँ, हाँ जी। सेकंड पॉइंट में क्या बोला है? सेकंड पॉइंट में बोला है कि लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर होने चाहिए। तो देखो ये जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस है उसके अंदर ये बंदा क्या है, पार्टनर है। उसके अंदर ये बंदा क्या है, पार्टनर है। तो अगर ये बिजनेस, अगर ये सप्लायर बन जाता है और ये रिसिप्टेंट बन जाता है और यहाँ से ये बिजनेस इसको सप्लाई करता है, तो ये रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। समझ में आ गया? तो जो भी बिजनेस के अंदर पार्टनर्स होंगे वो क्या माने जाएंगे, रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। उसके बाद सपना, थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर एक दूसरे में वेरी ट्रांजैक्शन गुड। जो भी बिजनेस है, बिजनेस के अंदर जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई है वो भी आपस में क्या माने जाएंगे, रिलेटेड माने जाएंगे। तो यहाँ से हमने बोला कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई को भी हम क्या मानेंगे, रिलेटेड पर्सन मानेंगे। तो अगर ये बिजनेस एम्प्लॉई को सप्लाई करेगा तो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। तो सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 से आप वैल्यूएशन नहीं कर सकते, आपको सेक्शन 15 सब सेक्शन 4 में आना पड़ेगा। साथ में आपको रूल्स चेक करने होंगे, 27, 28, 29, 30, 31, इनमें से कोई ना कोई एक रूल लगेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ कॉम्बिनेशन के अंदर। सान्या, फोर्थ पॉइंट एक बार बताओगे क्या लिखा हुआ? अगर आपने स्टॉक होल्ड 25% से ज्यादा, तो आप रिलेटेड पर्सन कहलाते हैं। एनी पर्सन लिखा हुआ है, एनी पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली।
तो हाँ जी। ये हमारा एक P1 हमारा एक बिजनेस है और ये P2। तो हमने क्या किया, ये एक पर्सन है, तो इस पर्सन ने क्या कर रखा है, इसके अंदर 25% या 25% से ज्यादा का क्या कर रहा है, होल्डिंग कर रहा है। और ये वाला जो दूसरा है, इसके अंदर भी ये 25% या 25% से ज्यादा की क्या कर रहा है, होल्डिंग कर रहा है। तो उस केस के अंदर ये B1 लिख लो, सॉरी, B1 बिजनेस, B2 बिजनेस। तो उस केस के अंदर जो ये आपस में सप्लाई करेंगे तो ये रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। उसके बाद 5th पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल हो रहा है हाँ, तो बिजनेस मान का। लो ये B1 बिजनेस है और ये B2 बिजनेस है। तो मैं इस बिजनेस को क्या करता हूं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैं कंट्रोल करता हूं। उस केस के अंदर जो भी आपस में सप्लाई करेंगे वो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। सिक्स्थ सिचुएशन अगर आप देखोगे, थर्ड पार्टी की बात कर रहा है। तो अब कंट्रोल कौन कर रहा है, थर्ड पार्टी कर रही है। तो ये एक बिजनेस है B1 और ये एक बिजनेस है B2, ठीक है ना। तो उसको जो कंट्रोल है वो मैं कर रहा हूं। तो अगर मैं इसको भी कंट्रोल कर रहा हूं, मैं इसको भी कंट्रोल कर रहा हूं। अब यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं बता रखी है, ठीक है ना। यहाँ पे बस बोला गया है कि थर्ड पर्सन क्या कर रहा है, दोनों को कंट्रोल कर रहा है। तो उस केस के अंदर जो भी आपस में सप्लाई करेंगे रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में फॉल कर जाएंगे। 7th सिचुएशन में क्या बोला है, ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ। 7th वाली सिचुएशन में क्या हो रहा है कि ये दोनों मिलके, जो हमारा बिजनेस B1 है, बिजनेस B2 है, तो ये दोनों मिलके क्या है, किसी थर्ड पर्सन को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये कोई पर्सन है, इसको वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो उस केस के अंदर जब ये आपस में सप्लाई करेंगे तो ये रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में फॉल कर जाएंगे। और 8th पॉइंट क्या है, मेंबर्स ऑफ फैमिली। देखो मेंबर्स ऑफ फैमिली में कैसे होगा, ये हमारा बिजनेस है B1, 8th पॉइंट है, टोटल 8 यहाँ पे कैटेगरी बनाई गई है। और ये हमारा B2 बिजनेस है। तो इस बिजनेस के अंदर वही मान लो ये अनिल अंबानी, ये मुकेश अंबानी, और जो भी इसके अब फैमिली वाले हैं, तो इसके फैमिली वाले क्या करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, दे आर द मेंबर ऑफ फैमिली। तो वो फैमिली मेंबर है, जो कि फैमिली की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 49 में बता रखी है। और फैमिली की डेफिनेशन में क्या बताया है, यहाँ पे ये पर्सन आ जाएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी स्पाउस आ जाएगी, इस पर्सन के बच्चे आ जाएंगे, इस पर्सन के पेरेंट्स आ जाएंगे, पेरेंट्स मतलब इसके ग्रैंड पेरेंट्स भी आ जाएंगे, और इसके जो भाई बहन है, ब्रदर सिस्टर, वो लोग भी आ जाएंगे। बट वो तभी आएंगे जब वो लोग क्या होंगे, इसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये लोग उसी टाइम फॉल करेंगे अगर ये लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज ये, पेरेंट्स के लिए नहीं है डिपेंडेंट। हाँ जी क्या कह रहे हो, मैं कह रही थी पेरेंट्स में नहीं है डिपेंडेंसी। नहीं, पेरेंट्स में कोई डिपेंडेंट का रोल नहीं है, वाइफ में कोई डिपेंडेंट का रोल नहीं है, बच्चों में कोई डिपेंडेंट का रोल नहीं है, ठीक है, ठीक है सर। समझ में आ गया। हाँ। चलो वापस आ जाते हैं। तो अब हम आ गए सेक्शन 15 सब सेक्शन 4 की तरफ। सबसे पहले समझते हैं इसमें किस तरीके से चार्ट बनेगा हमारा, इसको समझते हैं पूरा, क्या डिजाइन है हमारे पास।
तो हमारे पास सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 में हम आ गए। क्यों आए हैं यहाँ पे? क्योंकि जो सेक्शन 15 है सबसेक्शन 1 है, उसकी जो कंडीशंस हैं वो हम कंप्लाई नहीं कर रहे। तो अगर हम ये कंडीशन कंप्लाई नहीं कर रहे तो हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे कहता है आपको सीक्वेंस वाइज में जाना है। सबसे पहले आप रूल 27 चेक करोगे, उसके बाद 28 चेक करोगे, देन आप 29 चेक करोगे। उसके बाद रूल 30 और 31 का नंबर आएगा, ये आप पहले चेक करोगे, एनालिसिस करोगे कि कहाँ पे आप फॉल कर रहे हो। 27 के अंदर आप कब आओगे? जो आपको कंसीडरेशन यहाँ पे मिली है, जो आपको यहाँ पे कंसीडरेशन मिली है, उसमें क्या हुआ है? कंसीडरेशन के अंदर नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी आपको क्या मिली है? कंसीडरेशन आपको दी गई है। तो यहाँ पे नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन भी आपको मिली है, मतलब मान लो काइंड में भी आपको पैसा मिला है, और हो सकता है कि आपको मनी भी मिला हो और साथ में आपको नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन में मिली हो। तो दोनों चीज भी हो सकती है। क्यों? तो उस केस के अंदर आप यहाँ पे आ जाओगे। ये जो 27 वाला लगेगा, ये गुड्स के केस में भी लगेगा, सर्विस के केस में भी लगेगा। 28 वाला गुड्स के केस में भी लगेगा, सर्विस के केस में भी लगेगा। 29 वाला ओनली गुड्स के केस में लगने वाला है, सर्विस के केस में ये नहीं लगता, क्योंकि ये जीएसटी के अंदर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कौन सा किसके अंदर लगने वाला है। उसके बाद 28 की बात कर लेते हैं। 28 की कहानी क्या है? 28 में आप कब आओगे? 28 में आप उस टाइम पे आओगे जब डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है, ठीक है ना, आपकी एक ब्रांच दिल्ली में है और दूसरी ब्रांच आपकी यूपी में है, तो इनको डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाता है, आपको पता ही है। दूसरा, अगर रिलेटेड पर्सन है, और रिलेटेड पर्सन आपको पता ही है कहाँ पे बता रखा है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग एजेंट। अगर एजेंट आपका माल बेच रहा है तो आप इस रूल पे फॉल नहीं करोगे। अगर एजेंट आपका माल बेच रहा है तो उस केस के अंदर आपके लिए रूल, स्पेशल रूल बना रखा है 29, ठीक है। अगर सप्लाई कौन कर रहा है? एजेंट कर रहा है, तो उसके लिए एक सेपरेट रूल बना रखा है 29। इतना समझ में आ रहा है सानिया और सपना? आगे हाँ। उसके बाद अगर मैं बात करूं 30 और 31 की, तो देखो 30 और 31 की कहानी क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जो रूल हमारा 30 है, और अभी पढ़ा कुछ भी नहीं है, अभी तो बस ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। 30 के अंदर हमारा क्या बोला गया है कि आप यहाँ पे गुड्स के केस में भी आ सकते हो, यहाँ पे गुड्स का भी केस होगा, सर्विसेज का भी होगा, दोनों केसेस यहाँ पे बोले गए। यहाँ पे भी गुड्स आएगा, सर्विसेज यहाँ पे भी आएंगी, दोनों केसेस यहाँ पे भी बोले गए। अब 30 में हमें कैसे करनी है वैल्यूएशन? 30 के अंदर हम वैल्यूएशन कैसे करेंगे? 30 में बोलता है कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन। कैसे वैल्यूएशन करेंगे? कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन। कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन आप करोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे वैल्यूएशन करने का क्या तरीका है? आपको 110% ले लेना है। तो आपको ये चेक करना है कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। आपको क्या चेक करना है? उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। जो भी उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 110% ले लो, वो हम वैल्यू मान लेंगे आपके गुड्स या सर्विसेज की। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी हो सकता है कि आपने वो खरीदा होगा गुड्स, और दूसरा एक और है कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। और 31 के अंदर आप कब आओगे? 31 को हम बोलते हैं रेजिडुरी है ये हमारा। अगर कोई सा भी रूल यहाँ पे नहीं लग पा रहा तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे? बेस्ट जजमेंट। उस केस के अंदर हम लोग बेस्ट जजमेंट करेंगे।
ठीक है यहाँ तक? ठीक है। इससे पहले वाला करा दो फिर से। कौन सा वाला? रूल 28 और 9। 29 अभी बताता हूँ। एक और चीज थोड़ी सी यहाँ पे, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो आप सुन लो पहले, फिर आ जाते हैं आपके क्वेश्चन पे। बिल्कुल कंसंट्रेट करना अब जो बोलने जा रहा हूँ। हाँ, आपको क्या करना है, आपने पहले चेक करना है कि रूल 27 पिक्चर में आ रहा है नहीं आ रहा, 28 आ रहा है नहीं आ रहा, 29 आ रहा है नहीं आ रहा, ये तीनों आपने चेक कर लेने। अब जब ये तीनों ही यहाँ पे नहीं आ रहे तो आप कौन सा रूल लोगे? सबसे 30 पहले वाला। कौन सा रूल लोगे? 30 लोगे? और अगर 30 नहीं लगा पाए तो कौन सा रूल ले लोगे? 31 ले लोगे। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट क्या है, मैं यहाँ पे एक नीचे नोट लिख देता हूँ, क्या ट्विस्ट है। कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज की बात कर रहा है। कहता है रूल 30 कैन बी स्किप्ड। तो रूल 30 कैन बी स्किप, आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली रूल 31 कैन बी अप्लाइड। पर किस केस के अंदर बोला है सानिया? वेरी गुड। इफ सो ऑप्टेड फॉर बाय सप्लायर। तो अगर सप्लायर चाहता है तो सप्लायर क्या कर सकता है, रूल 30 को स्किप कर सकता है और डायरेक्टली क्या करेगा, 31 अप्लाई कर सकता है। बात समझ में आ रही है? गुड्स में आपको ये प्रोविजन नहीं मिलेगा, गुड्स के केस में आपको ये प्रोविजन नहीं मिलने वाला। सपना क्या डाउट था आपका? कौन सा रूल बोला था बताओ? 20 कौन सा बताना है? रूल 28 और 29। हाँ देखो बेटा क्या होगा, 28 और 29। हाँ जी 28 आप कब लगाओगे? 28। अच्छा क्या 28 बोल रहे हो ना? हाँ हाँ जी तो 28 आप कब लगाओगे? जब आपकी जो सप्लाई हो रही है वो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है। तो अगर आपकी एक ब्रांच दिल्ली में और आप यूपी सप्लाई कर रहे हो तो वो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है। आपको बताया जब दिल्ली से आप यूपी सप्लाई करोगे तो आप उससे कंसिडरेशन नहीं लेने वाले। जो हमारा सेक्शन 15 है सब सेक्शन 1 उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन नहीं हो पाएगी, तो हमें रूल 28 को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि जो आपकी यहाँ पे सप्लाई हो रही है वो रिलेटेड पर्सन के साथ हो रही है, और रिलेटेड पर्सन में ये ध्यान रखना है यहाँ पे एजेंट वाला हमने यहाँ पे कवर नहीं किया, क्योंकि एजेंट को यहाँ पे कवर किया गया है। अभी एजेंट को मैं डिटेल में बताऊंगा एजेंट की क्या कहानी। 28 समझ में आ गया? 28 में कब आओगे? और 29 में कब आओगे? जब सप्लाई कौन करेगा? एजेंट सप्लाई करेगा। शैल वी प्रोसीड? हाँ जी सर। हाँ जी चलो अब अब हमने ना ये ओवरव्यू ले लिया है बेटा। हमने दिल्ली दर्शन करना है, मैंने आपको ऊपर से बता दिया, लाल किला यहाँ है, कुतुब मीनार यहाँ है। अब एक बार जरा जाके देख लेते हैं लाल किला कैसा दिखता है देखने। तो एक बार जरा चल लेते हैं, देख के आ जाते हैं, ठीक। अब आप आ जाओ रूल 27। यहां से हमारी कहानी मेन स्टार्ट होगी। तो रूल 27 गुड्स के रिगार्डिंग भी है, सर्विसेज के रिगार्डिंग भी। उसके बाद यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो हमारी कंसीडरेशन है उसके अंदर नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन है, मतलब कि आपको काइंड में कुछ मिला है, ठीक है ना। और दूसरा हम कह रहे हैं कि आपको मनी भी मिला है प्लस आपको नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन भी मिला है।
दोनों चीज आपको मिली है। सबसे पहले लॉ मेकर कहता है मैं आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे देता हूं। लॉ मेकर ने कितने ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे? 4 ऑप्शन दिए। सबसे पहला ऑप्शन देखो उसने क्या दिया। वो कहता है कि जो भी चीज आपने सप्लाई की है आप उसकी ओपन मार्केट वैल्यू चेक करो। आप उसकी ओपन मार्केट वैल्यू चेक करो कि मार्केट में वो चीज कितने की है। आप ओपन मार्केट वैल्यू चेक करो कि मार्केट में वो कितने की है वो चीज। वो वैल्यू आप क्या कर लो, ले लो। वो वैल्यू आप ले लो। तो मुझे अगर मार्केट में वैल्यू मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मुझे मार्केट में वैल्यू नहीं मिलती तो उस केस के अंदर मैं सेकंड ऑप्शन में फॉल कर जाऊंगा। अब आप कहोगे सर ऐसी कौन सी चीज है जिसकी मार्केट में वैल्यू नहीं मिलने वाली, बता सकते हो? हाँ जी, नहीं याद है। नहीं बता सकते? नहीं। चलो मैं आपकी पढ़ाई से रिलेटेड ही बता देता हूँ। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, मैं आपकी पढ़ाई से रिलेटेड बता देता हूँ। अब सीएमए फाइनल के अंदर बच्चे को जीएसटी पढ़ना है। अब बच्चे ने ऑलरेडी मान लो एक अटेम्प्ट दिया हुआ है, बच्चा रह गया, फेल हो गया। अब दोबारा से वो जीएसटी पढ़ना चाहता है, बट उसको स्टार्टिंग की चीजें तो आती हैं। वो कहता है सर मुझे जॉब वर्क करवा दो, मुझे रजिस्ट्रेशन करवा दो, और आईटीसी करवा दो, और 2-3 चैप्टर वो और बता देता है। वो कहता है सर बस आप मेरे से ये बता दो इसकी आप क्या फीस चार्ज करोगे। मुझे बताओ ऐसे कोई पढ़ाता होगा क्या पूरी मार्केट के अंदर? नहीं। तो फिर इस केस के अंदर क्या आप ओपन मार्केट जो वैल्यू है क्या उससे वैल्यूएशन कर पाओगे? नहीं। उससे आपकी वैल्यूएशन नहीं हो पाएगी। सेम अब आप कहोगे कि सर ये तो आपने ठीक है ये वाला एग्जांपल ले लिया, अगर मान लो कोई एंटिक पेंटिंग है, कोई किसी ने पेंटिंग बना रखी, मान लो सानिया नहीं बना रखी और मुझे पसंद आ गई वो पेंटिंग, क्या मुझे बताओ उस पेंटिंग की कोई ओपन मार्केट में कोई वैल्यू है क्या? सानिया क्या वो बिजनेस करती है क्या उसका पेंटिंग्स बनाने का? नहीं। तो इसका मतलब कि उस चीज की तो कोई ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है। तो सर ऐसा गुड्स के केस में भी हो सकता है, सर्विस के केस में भी हो सकता है। अब हम आ जाते हैं कि हमारा ऑप्शन 1 से वैल्यू निकल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकली तो हम जाके अपना सेकंड ऑप्शन के अंदर आ जाएंगे। सेकंड ऑप्शन में जब हम आते हैं तो यहाँ पे कहता है आप बताओ आपको मनी में कितने पैसे मिले। तो मैंने कहा जी मनी में मेरे को 10,000 रुपए मिले। तो उसने कहा उसको तो एज इट इज ले लो जो आपको 10,000 रुपए मनी कंसिडरेशन मिला है, प्लस प्लस कहता है मनी वैल्यू निकाल लो जो जो चीज आपको नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन में मिली, उसकी क्या निकाल लो, मनी वैल्यू निकाल लो जो चीज आपको नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन में मिली है। तो उसकी मनी वैल्यू कैसे निकालूंगा? वही फेयर मार्केट वैल्यू। मनी वैल्यू का मतलब क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू। उसकी फेयर मार्केट वैल्यू चेक कर लूंगा। भाई उसने साथ में मेरे को वॉच दे दी, कुछ भी दे दिया उसने, उसकी मार्केट में फेयर मार्केट वैल्यू चेक कर लूंगा, वो वैल्यू मेरे को मिल जाएगी, मेरी वैल्यूएशन हो गई। मनी भी आ गया और ये पैसा भी यहाँ पे आ गया, हो गई मेरी वैल्यूएशन। पर हो सकता है ना उसकी भी फेयर मार्केट वैल्यू बाई चांस ना मिले। देखो मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं मिलेगी तो उस केस के अंदर आपको कौन से ऑप्शन में आना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर 3 पे आपको आना होगा। ऑप्शन नंबर 3 पे आप आ जाओगे। 3 पे क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। 3 में क्या बोलता है? 3 में कहता है कि हम वैल्यू निकालेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। तो क्या बोला उसने? सप्लाई ऑफ द लाइक काइंड एंड, एक मिनट, लाइक काइंड एंड क्वालिटी। तो उसका लाइक काइंड और क्वालिटी वहां पे हम क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि लाइक काइंड और क्वालिटी क्या है। अब ऐसा हो सकता है कि भाई जो आपको जो पेंटिंग की बात कर लेते हैं, एंटिक पेंटिंग थी जो कि मार्केट में तो बिकती नहीं थी, तो उसकी कोई ओपन मार्केट वैल्यू नहीं थी।
उसमें मनी कंसिडरेशन तो था ही नहीं, तो इसका मतलब कि इस वाले केस से तो हो ही नहीं सकता था। फिर हमने देखा कि यार क्या ये सप्लाई होती है, इसका लाइक काइंड और क्वालिटी, क्या ये चीज सप्लाई होती है? तो ऐसे तो कोई कस्टमाइज पेंटिंग बेचता ही नहीं है ना इस तरीके से, ठीक है ना। तो हम इस केस के अंदर भी हम लोग उसकी वैल्यूएशन नहीं कर पा रहे। देखो कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपकी गाड़ी यहीं पे रुक जाएगी, आपकी वैल्यूएशन हो जाएगी, नमस्ते लंदन। नहीं कर पा रहे हो तो आप आ जाओगे ऑप्शन 4 के अंदर। ऑप्शन 4 देखो क्या बोलता है। ऑप्शन 4 कहता है आप मनी ले लो प्लस आप मनी वैल्यू ले लो उस चीज की जो आपको नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन मिली है। अब ध्यान से सुनना इसमें, क्योंकि ये सेकंड वाले से ही पूरा मैच कर रहा है, बट यहाँ पे कुछ चेंजेस है। कहता है ये जो आप यहाँ पे निकालोगे मनी वैल्यू, आपने यहाँ पे कैसे निकाली थी? फेयर मार्केट वैल्यू ली थी, यहाँ पे ली थी ना फेयर मार्केट वैल्यू। यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लेनी है, यहाँ पे आपको कौन सा रूल लगाना है? रूल 30 के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू लेनी है। और रूल 30 के अकॉर्डिंग वैल्यू कैसे निकलती है? जो भी आपकी कॉस्ट है उसका आप 110% ले लो। जो भी आपकी कॉस्ट है उसका क्या ले लो? 110% ले लो। और अगर उससे भी नहीं आ पा रहा तो आप रूल 31 लगा लो और क्या कर लो? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर लो। क्या कर लो? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो जो फोर्थ ऑप्शन है उसके अंदर हमने क्या सीखा? फोर्थ ऑप्शन के अंदर कि सर हमारी जो वैल्यूएशन है फर्स्ट 3 से वो नहीं हो रही थी, उसकी कोई ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है, सेकंड वाले से भी नहीं हो रही, थर्ड वाले से भी नहीं हो रही, और फोर्थ वाला जो हमारे पास ऑप्शन आ गया इसके अंदर हमें बोला गया जो मनी है आपके पास वो ले लेना, और यहाँ पे जो इसकी मनी वैल्यू निकालोगे नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन की, वो रूल 30 के अकॉर्डिंग निकाल लेना। जो भी उसकी कॉस्ट है उसका 110% ले लेना। और अगर उसकी कॉस्ट आपने वैल्यूएशन नहीं कर रखी तो रूल 31 करके आप अपनी बेस्ट जजमेंट कर लेना। अगर ऑफिसर को लगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा आपकी बेस्ट जजमेंट, अगर उसको लगा कि नहीं आपने जो जजमेंट की है वो गलत है तो वो आपकी रिजेक्ट कर देगा। समझ में आ गया इतना? हाँ जी। हाँ, अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे जो मॉड्यूल के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए, मैं आपको ना री लॉग इन कर रहा हूँ दोबारा से, क्योंकि ये 4 मिनट का टाइम आउट रह गया और मुझे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराना है। एक बार इसको रिवाइज कर लो फटाफट, और मैं री लॉग इन आपको आईडी दे रहा हूँ। हो गई है। करें सानिया, स्टार्ट करें? हाँ जी सर। हाँ देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे मॉड्यूल के अंदर रूल नंबर 27 सबसे पहले ये वही बातें कर रहा है। ये सब हमने पढ़ा। ओपन मार्केट वैल्यू हम लोगों को लेनी है, उसके बाद कंसिडरेशन वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद ये लिख रहा है सी के अंदर कि अगर ऑप्शन ए और बी दोनों ही आप अप्लाई नहीं कर पा रहे तो आपको लाइक काइंड और क्वालिटी वाला गुड्स चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यूएशन करनी है। और उसके बाद कह रहा है कि आप यहाँ पे रूल 30 में आ जाओ, और अगर 30 नहीं हो पाएगा अप्लाई तो 31 में आ जाओ, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट कि आपका ए से लेकर सी तक आपका फॉलो एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा। अच्छा जी, अच्छा एक बार ऐसा करते हैं, 28, 29, 38 सारे पढ़ लेते हैं, फिर जाके क्वेश्चन नहीं, चलो 27 के क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, सपना पढ़ो क्या लिखा। Where a new phone is supplied for 20,000 along with the exchange of an old phone, and if the price of the new phone without exchange is 24,000.
समझ में आ open गया market होगा कि value of हमारा new जो phone. नया फोन है वो 20,000 रुपए का है, बट साथ में हम एक्सचेंज में क्या कर रहे हैं, पुराना फोन उससे ले रहे हैं, और नए फोन का जो मार्केट में ओपन मार्केट प्राइस चल रहा है वो 24,000 रुपए। तो आपको पता लग गया होगा जो वैल्यूएशन होगी वो 24,000 की होगी। ठीक है, अगली इलिस्ट्रेशन भी आप कर लोगे। 18 में आ जाओ। 18 क्या नाम है, सान्या पढ़ दो 18 क्या लिखा है। Messrs X Limited is a manufacturer of car and sells the car in the open market at a price of 11 lakh. ओपन मार्केट में Messrs कितने का बेचते हैं, 11 लाख रुपए की गाड़ी बेचते हैं ये। उसके बाद Messrs X Limited provided the car to his company auditor for rupees 9 lakh. तो 9 लाख रुपए में अपने ऑडिटर को दे दी। In return, auditor provide auditing services to Messrs X and charged 5,000 with the condition that company will be provided the car at a price of 9 lakh. तो उसने बस कितना पैसा चार्ज किया, 5,000 रुपए। 5,000 रुपए चार्ज किया, और कंडीशन रख दी कि तुम मुझे क्या करोगे, 9 लाख रुपए की गाड़ी दे दोगे। तो आपके हिसाब से जब आप यहाँ पे फॉलो करोगे तो ओपन मार्केट वैल्यू कितनी है, 11 लाख रुपए है, 9 लाख 11 लाख है ना। उस केस के अंदर हम्म। क्या होगा कि आपका यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई, वो 11 लाख होगी, और 11 लाख के ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद आपका जो बी पॉइंट था, बी पॉइंट के अंदर क्या था, मनी प्लस मनी वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, और नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन की जो मनी वैल्यू होती फेयर है मार्केट वो फेयर मार्केट वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। तो अगर आप इलिस्ट्रेशन 19 पढ़ दो एक बार, क्या लिखा है। Messrs X Limited is supplier of security services provided such services to Messrs Y Limited. As per the contract, Messrs Y Limited is to pay monthly 1 lakh rupees. हाँ, क्या In समझा रहा, the क्या क्या समझा रहा। जो सप्लायर है वो एक्स लिमिटेड है, और उसने बोला है कि मैसेज वाई को मंथली 1 लाख रुपीस देना पड़ेगा एक्स को। हाँ, सिक्योरिटी सर्विस वो उसको प्रोवाइड कर रहा है। हाँ। ठीक है, तो जी हाँ, फिर है इन द मंथ ऑफ नवंबर मैसेज वाई लिमिटेड सप्लाइड यूनिफॉर्म्स टू ऑल एम्प्लॉइज ऑफ मैसेज एक्स बाय सेंडिंग रुपीस 20,000। वाई As a लिमिटेड, result, X Limited. हाँ, तो ये 20,000 रुपए का 20,000 रुपए के क्या कर दिया उन्होंने, पैसे भेजे यूनिफॉर्म के लिए वाई ने एक्स को। हाँ, आगे क्या हुआ। As a result, Messrs X Limited raised the bill for 80,000 in the month of November. क्योंकि 20,000 रुपए तो उसने दे दिए, हाँ, है ना। In the given case, Messrs X Limited received consideration for security service is partially in terms of money and partly 80,000 in रुपए तो kind. कैश, 80,000 रुपए तो मॉनेटरी कंसिडरेशन हो गया, बाकी का नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन हो गया यूनिफॉर्म। आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पे जो मनी कंसिडरेशन है वो 80,000 है, और जो यूनिफॉर्म है उसका अगर हम मॉनेटरी कंसिडरेशन देखेंगे तो वो 20,000 रुपीस आएगा। तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो 1 लाख के ऊपर जीएसटी लेवी हो जाएगा। ठीक तो है। बी वाला केस भी आपको समझ में आ गया। थर्ड वाला हमारा क्या केस था कि आपकी जो ओपन मार्केट वैल्यू है, जो आपकी ओपन मार्केट वैल्यू है उससे हम कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे। जो हमारा सेकंड हमारे पास ऑप्शन था मनी वैल्यू प्लस मॉनेटरी वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, हमारी वैल्यू उससे भी नहीं हो रही। तो थर्ड हमारे पास ऑप्शन क्या था कि जो आप वैल्यू सप्लाई कर रहे हो उसका आप क्या करो, सिमिलर लाइक काइंड एंड क्वालिटी चेक करो, ठीक है, उस गुड्स का या सर्विसेज का, उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूएशन कर लो। तो यहाँ पे सी वाले पॉइंट के अंदर आ जाते हैं। ये आपके पास 21 क्वेश्चन है, ये पढ़ो क्या है। Guidelines Academy teaching or coaching budding CMA's tuition fee of Guidelines Academy can be compared with another academy of same kind and nature. It means we should not compare with home tuition of a faculty to 4th standard students. आप समझ गए इसको क्या बोल रहा है ये। हाँ, मतलब सीएमए की जो कोचिंग है वो 4th क्लास के बच्चों की ट्यूशन फीस के साथ कंपेयर नहीं करनी। हाँ, तो आपको किसके साथ कंपेयर करनी है, सेम काइंड एंड क्वालिटी सीएमए के को साथ। सीएमए के साथ। हाँ बिल्कुल, हाँ। आप इसमें ये वाला एग्जांपल ले लो 24 वाला।
Canon heavy-duty machines cannot be compared with ordinary laser jet printer. Likewise, interior decorator completed interior decoration of a residential house measuring 1,000 square feet cannot be considered as similar service for doing interior decoration of 1,000 square feet of office area. देखो, अगर आप रेजिडेंशियल हाउस का अगर आप क्या कर रहे हो, डेकोरेशन कर रहे हो, इंटीरियर डेकोरेट कर रहे हो, तो आपको रेजिडेंशियल ही देखना पड़ेगा कि वो बंदा और किसी को देता है या उसके जैसे लोग सिमिलर काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस और किसी को देते होंगे, तो वो कितने पैसे चार्ज करते हैं। सीधी सिंपल सी बात है ना यार, आपने मान लो अपने घर में पेंटिंग करवाई और उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई। उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ गई कि जो कंसिडरेशन वहां पे की गई है वो मनी में नहीं पे की गई है, साथ में और भी कुछ वहां पे किया गया है, या आपके फादर डॉक्टर हैं तो उन्होंने अपनी डॉक्टर की सर्विस दे दी उस बंदे को, ठीक है, उसका कोई भाई हुई बीमार था, जो भी है, तो ओपन मार्केट वैल्यू भी नहीं मिल रही, सेकंड ऑप्शन में भी नहीं आ पा रहे, थर्ड ऑप्शन में भी आप नहीं आ पा रहे हो, मतलब सॉरी, मान लो थर्ड ऑप्शन में आप आ जाते हो, क्योंकि हम ये चेक कर लेंगे कि भाई अगर वो बंदा, उसके जैसे बंदे अगर पेंटिंग का काम करते हैं रेजिडेंशियल घर का, तो कितना पैसा लेते हैं। तो कहानी का मतलब ये कि जो चीज आप ले रहे हो उसी की सिमिलर आप क्या करोगे, लाइक काइंड और क्वालिटी चेक करोगे कि वो कितने में सप्लाई होगी चीज, ठीक है। जैसे सिंपल यार कोक और पेप्सी वाली बात है, 300 ml की कोक बिक रही है तो पेप्सी का आप रेट निकाल लोगे, क्यों? ठीक है। हाँ, और लास्ट केस क्या था हमारे पास, डी ऑप्शन क्या था? वो 110% पे वैल्यू कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो डी ऑप्शन में क्या अंदर क्या हो रहा है, ये आपके पास एक बहुत बड़ी इलिस्ट्रेशन दे रखी है, बहुत मजा आ जाएगा इसके अंदर, तो एक बार इसको देखो क्या दे रखा है इसके अंदर। अच्छा, आपको पता होगा आपका सीएमए इंस्टीट्यूट का कास्ट, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए हैं एएस, उसी तरीके से सीएमए के कास्ट बने हुए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन होती है, यहाँ पे नीचे लिखा भी है इसने, हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाते हैं जो कि AS4 है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीएमए इंस्टीट्यूट का, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो ये आपको कॉस्ट शीट आती होगी तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, एक बार इसको पढ़ दो, करते हैं इस क्वेश्चन को, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। Raj and company furnish the following expenditure incurred by them to find the transaction value for the purpose of paying GST. Direct material cost per unit inclusive of IGST. हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने लिख दिया, एक तो पर यूनिट कॉस्ट है और उसके बाद ये इंक्लूसिव IGST है, पहले तो इसको एक्सक्लूड कर लो। तो 944 को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कैलकुलेशन आ जाएगी और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800। मुझे ऐसा लगता है आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी करने में। नहीं। उसके बाद अगर आप डायरेक्ट वेजेस देखोगे तो डायरेक्ट वेजेस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, हाँ जी, ठीक है। उसके बाद क्या है, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, वो भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि आपको कॉस्टिंग करनी है ना, कॉस्ट शीट जैसे आप करते हो। उसके बाद पढ़ो आगे क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट, इनडायरेक्ट मटेरियल 75, मटेरियल भी 75 रुपीज ऐड हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड 200, ओवरहेड भी आप ऐड कर दोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 25%, प्रोडक्शन कैपेसिटी रिलेटेड तो आप कितना है। ले लोगे, यहाँ पे जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 100 है तो उसका 25% ले लोगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना ले लोगे यहाँ पे, 25, ठीक है। उसके बाद सर जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है वो नहीं लेंगे, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, हाँ वो नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 150, हाँ, तो ये सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन वाला हम नहीं लेंगे क्योंकि ये क्वालिटी प्रोडक्शन, हाँ क्वालिटी कंट्रोल तो देखो आपको पता ही है भाई, क्वालिटी कंट्रोल हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि जो भी चीज बनती है उसका क्वालिटी कंट्रोल हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है। सेल ऑफ स्क्रैप रियलाइज्ड, ये तो माइनस हो जाएगा, आपको पता ही है। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पास निकल के आ जाएगा। यहां तक पहुंच गए आप, सपना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया बेटा। इसमें ऊपर क्या बोल रहा है, ऐड कर दो 15%, इसका क्या है, मार्जिन है, पर हमें ये बेवकूफ बना, यहाँ पे लिख लो सावधान इंडिया। अबे हमें प्रॉफिट मार्जिन का क्या करना है, हमें तो क्या निकालनी थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी थी ना हमें तो,
हाँ जी। हमें तो बस क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी थी। ये हमें यहाँ पे लिख के बेवकूफ बना रहा है, लिख लो यहाँ पे बेवकूफ बना रहा है, सावधान इंडिया देख लो, ऐसे लिख दो। ठीक है, हमें इसको कुछ, हमें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का क्या करना है, सीधे 110% निकाल लो, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी, उस वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगा दो, कहानी खत्म। समझ में आ गया? ठीक है। हाँ, तो ये हो गया जी हमारा कंप्लीट रूल नंबर 27। कोई भी डाउट बताओ? नहीं, डाउट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया रूल नंबर, कौन सा रूल आ गया? 28। 28। 31 भी दे रखा है। हाँ हाँ पता है बेटा, देखो आप 28 देखो आप पहले। ये जो 27 में 31 एक्सप्लेन किया वो नहीं है ना? वो 31 तो कुछ नहीं है ना, वो तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होती है, आप अपना असेस कर लो, आप अपने अकॉर्डिंग बता दो जी इतना वैल्यू बन रहा है, या तो डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर लेगा या रिजेक्ट कर देगा। एक्सेप्ट कर लिया तो नमस्ते लंदन, बहुत अच्छी बात है, रिजेक्ट कर दिया तो फिर तो दिक्कत है, फिर डिपार्टमेंट वैल्यूएशन करेगा उसकी। कोई दिक्कत? नहीं सर। 28 में आ जाओ बेटा। 28 मुझे बताओ किस केस में लगेगा? दो केस के अंदर लगेगा, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के अंदर और रिलेटेड पर्सन के अंदर, बट यहाँ पे एक्सक्लूड किसको किया गया है? एजेंट। एजेंट को एक्सक्लूड किया गया है। एजेंट के लिए अलग से रूल बनाया गया है, रूल नंबर 29। 29। तो यहाँ पे इसको रेफर कर दो, रूल 29। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे कहता है कि आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, वहां पे कितने ऑप्शन मिले थे? 5। चार ऑप्शन थे। 4। वहां पे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे 3 है, 29 में 2 है। ये याद करने का तरीका है, 4 3 2, ये याद करने का तरीका है। 4 ऑप्शन कहाँ मिले? 28। 27 में, वेरी गुड वेरी गुड। और 3 ऑप्शन कहाँ मिलेंगे? 28 में। 2 ऑप्शन कहाँ मिलेंगे? 29। ये एग्जाम में मेमोरी टेक्निक है, ऐसे याद कर लेना आप, याद रहेगा फिर, अदरवाइज भूल जाओगे, भूलना नहीं है। पहला ओपन मार्केट वैल्यू, पहला क्या बोल रहा है? ओपन मार्केट वैल्यू। अब इसको ना बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये आप फंस जाओगे अभी इसमें, समझ में नहीं आएगा आपको ये, बिल्कुल ध्यान से सुनना इसको, बताता हूं आपको क्या चक्कर है इसका। देखो ओपन मार्केट वैल्यू, इसमें क्या होने वाला है? ओपन मार्केट वैल्यू आपको क्या करना है भाई, आपको चेक करना पड़ेगा, सान्या सपना, आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो बंदा है, ये 17(5) में सेक्शन, पता है ना, एक सेक्शन है 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट्स, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये भाई साहब 17(5) के अंदर फॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हम मान के चलते हैं कि ये 17(5) में फॉल नहीं कर रहा, और दूसरी तरफ हम मान के चलते हैं कि ये बंदा 17(5) के अंदर फॉल कर रहा है, मतलब कि इसका जो आईटीसी है वो क्या कर रखा है? ब्लॉक्ड कर रखा है। बात समझ में आ रही है? हाँ। ठीक है। अब अगर मान लो उसका आईटीसी ब्लॉक नहीं कर रखा, तो मैं कहता हूं पहली बात होगी कि वो B2B ट्रांजैक्शन कर रहा होगा, दूसरी बात होगी कि वो B2C सप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, बोलो। एक एग्जांपल के साथ हाँ बता जी। हाँ, अगर बेटा वो B2B सप्लाई कर रहा है तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो वैल्यू वो डिक्लेयर करेगा इनवाइस में, जो वैल्यू क्या करेगा वो इनवाइस के अंदर डिक्लेयर करेगा, उसी वैल्यू को हम मान लेंगे। मैं अभी एग्जांपल देता हूं, देखो क्या हुआ यहाँ पे, मैं आपको बहुत बढ़िया यहाँ पे एग्जांपल देता हूं, आप बिल्कुल ढंग से समझना इसे। यहाँ पे क्या हुआ, एक मिनट,
बिना एग्जाम्पल के हमें चीज समझ में नहीं आएगी ढंग से, इसलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं ना एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पे लेता हूं, यहाँ पे जो हमारी सिचुएशन 1 है B2B वाली। तो B2B वाली में मैंने आपको बोला कि आपकी वैल्यूएशन क्या होगी, जो आप इनवाइस प्राइस डिस्क्लोज करोगे वही प्राइस ले लिया जाएगा। हम यहाँ पे सानिया एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक बंदा, ये पर्सन P1 है और ये पर्सन P2 है। ये दिल्ली के अंदर ब्रांच है और यहाँ पे दूसरी जो ब्रांच है वो आप MP में ले लो। अब मुझे बताओ, एक ही पर्सन की ब्रांच है, ठीक है ना, तो यहाँ पे P1 संभाल रहा है, यहाँ पे P2 संभाल रहा है। तो क्या ये यहाँ पे जो ये काम करता है, यहाँ पे इसकी स्टेशनरी की शॉप है और यहाँ जो काम करता है वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर ये बंदा अपनी ही ब्रांच को यहाँ पे स्टेशनरी सप्लाई करेगा, अगर ये अपनी ब्रांच को यहाँ पे स्टेशनरी सप्लाई करेगा, तो जब ये सप्लाई करेगा तो कंसिडरेशन तो लेगा नहीं, यस और नो? यस। और क्या ये सप्लाई मानी जाएगी? यस। ये किसके बीच में सप्लाई मानी जाएगी? डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ये क्या मानी जाएगी? सप्लाई मानी जाएगी। अब प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होगी कि सर जो हमारी वैल्यूएशन है वो सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही, तो हम कहाँ पे आ जाएंगे? 15(4) पे आ जाएंगे। 15(4) के बाद हम रूल चेक करेंगे, तो रूल 27 नहीं लगेगा, रूल कौन सा लगेगा? 28 यहाँ पे लगेगा। उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? वैल्यूएशन करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? आगे सर। हाँ। अब देखो उसके बाद क्या हुआ। ये जो स्टेशनरी बेचता था, तो स्टेशनरी खरीदता भी होगा, परचेज भी करता होगा, तो उसके ऊपर 5% GST लग के आता है। उसी तरीके से जो इसके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं उनके ऊपर जो रेट है वो 18% GST का रेट है। वो कितना परसेंट रेट है? 18% GST का रेट है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, अब समझ में कुछ नहीं आने वाला, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब जब ये P1 इसको सप्लाई करेगा P2 को, तो हमें ये चेक करना है कि ये जो हमारा P2 है ये ITC सेक्शन 17(5) में आ रहा है या 17(5) के अंदर नहीं आ रहा। नहीं आने का मतलब क्या है कि भाई ये बंदा फुल ITC ले सकता है। नहीं आने का मतलब क्या है? ये फुल ITC ले सकता है। और आने का मतलब क्या है कि ये ITC नहीं ले सकता। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई सर। अगर अगर बेटा ये फुल ITC ले सकता है, हम लोग इस सिचुएशन के अंदर आ रहे हैं कि ये फुल ITC ले सकता है, तो अगर ये फुल ITC ले सकता है तो उस केस के अंदर अब क्या होगा? इनवाइस बनाई जाएगी। तो यहाँ पे जो ये सप्लाई की गई है इसकी इनवाइस बनाई जाएगी, और इसकी जो इनवाइस बनाई जाएगी तो जो वो प्राइस वहां पे डिक्लेयर करेगा, जो भी ये यहाँ पे डिक्लेयर करेगा, उसी के ऊपर क्या लगा दिया जाएगा? GST लगा दिया जाएगा। और ये बंदा उसका क्या ले लेगा? ITC क्रेडिट ले लेगा। ये बंदा क्या ले लेगा? उसका ITC क्रेडिट ले लेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। हाँ, तो ये आपको इस केस के अंदर ध्यान रखना है। तो इस केस के अंदर इस तरीके से हम लोग चलेंगे। और अगर वो 17(5) के अंडर आया फिर? हाँ हाँ, उसमें आ रहा हूं। फिर अगर वो उसके अंदर आएगा तो फिर क्या करेंगे? आ रहा हूं उसके अंदर, ठीक है। ठीक है। अब वापस आ जाते हैं यहाँ पे। अगर B2C होगी, B2C होगी तो उसके अंदर क्या होगा?
B2C में तो यहाँ पे वैल्यूएशन हो ही नहीं पाएगी ना, B2C के अंदर तो यहाँ वैल्यूएशन नहीं हो पाएगी। B2C के अंदर आपकी जो वैल्यूएशन है, आप वापस इस साइड आ जाओगे, दूसरी साइड। B2C के अंदर आपकी जो वैल्यूएशन है B2C के अंदर वो यहाँ पे होगी। वो यहाँ पे कैसे होगी वो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यूएशन कैसे होगी। तो एक यहाँ पे जो वैल्यूएशन है वो कब होगी, जब B2B होगा और 17/5 में उसे ITC नहीं मिल रहा होगा। दूसरी कैलकुलेशन यहाँ पे कब होगी, जब B2C होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही केस के अंदर कैलकुलेशन होनी है, जब B2B होगा और वो बंदा क्या है, पूरा ITC क्या है, फुल क्लेम कर रहा हो, ITC फुल क्लेम कर रहा हो, तो ही जाके यहाँ पे कैलकुलेशन होनी है। जो इनवाइस में वो डिक्लेयर कर देगा वही वैल्यू हम लोग मान लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सानिया का क्वेश्चन है कि सर अगर इस तरीके से कहानी होगी तो आप वैल्यूएशन कैसे करोगे। तो देखो उसके अंदर कैसे वैल्यूएशन करनी है। लॉ मेकर कहता है कि आप ओपन मार्केट वैल्यू ले लेना। आप क्या ले लेना, ओपन मार्केट वैल्यू ले लेना उस चीज की। इतनी बात समझ में आ गई? आगे से हाँ, अब ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, अब कुछ समझ में नहीं आएगा वरना, बिल्कुल ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है भाई, इन्होंने ये बोला है कि जहां पे इस केस के अंदर आप ओपन मार्केट वैल्यू ले रहे हो, तो इसमें आपको एक ऑप्शन और दे रहे हैं। इसमें क्या दे रहे हैं, आपको एक ऑप्शन और दे रहे हैं। दूसरा ऑप्शन आपको ये दे रहे हैं कि आप क्या, और अच्छा ऑप्शन तो दे रहे हैं वो केवल गुड्स के रिगार्डिंग दे रहे हैं। जो ऑप्शन मिलेगा वो केवल किस में मिलेगा, गुड्स में मिलेगा। और ऑप्शन क्या दे रहे हैं सानिया, कि या तो आप देखो ओपन मार्केट वैल्यू से निकाल लो, या तो आप क्या करो 90% जो आपका रीसेल प्राइस है उस गुड्स का, जो रीसेल प्राइस है उस गुड्स का, भाई वो दुकान वाला भी तो MP वाला आगे बेचेगा ना, आगे जिस प्राइस पे वो बेचेगा उसका 90% हम आपकी क्या मान लेंगे, कॉस्ट मान लेंगे। इसका भी एक एग्जांपल आपको आपके साथ में करता हूं, इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना क्या कहानी है। तो हमारे पास आ गया ओपन मार्केट वैल्यू। अब देखो क्या कहानी है यहाँ पे। सबसे पहले कहता है एक P1 है और एक हमारे पास P2 है, ये दो पर्सन है हमारे पास, और ये दोनों ब्रांचेस किसकी, दोनों में कंट्रोल कौन कर रहा है, ए कर रहा है। अगर दोनों के अंदर कंट्रोल ए कर रहा है तो क्या मुझे बताओ ये आपस में रिलेटेड पर्सन हो गए या नहीं हो गए? हो गए। ठीक है, ये आपस में रिलेटेड पर्सन हो गए। अगर ये आपस में रिलेटेड पर्सन हो गए हैं, अब क्या होता है, अब यहां से सप्लाई होती है, इसको सप्लाई किया जाता है, ये रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में आ गए, सप्लाई किया जाता है। अब इस सप्लाई पे क्या आएगा, GST आएगा। जब आप इस सप्लाई के अंदर GST निकालोगे तो आप सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 नहीं लगा पाओगे। ठीक है, क्योंकि कंसीडरेशन जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व है ही नहीं, कंसीडरेशन इन्वॉल्व है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है ना, तो उस केस के अंदर आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप उस केस के अंदर 27 भी नहीं लगा पाओगे। आपको कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, 28 आपको रूल लगाना होगा। अब जब रूल 28 आप यहाँ पे लगाओगे तो आप कौन सी सिचुएशन के अंदर फॉल कर रहे हो, कि सर ये जो यहाँ पे सप्लाई हो रही है ये B2B की सप्लाई है, और सर ये बंदा यहाँ पे ITC ले सकता है या नहीं ले सकता? नहीं ले सकता। वेरी गुड, वेरी गुड। तो 17/5 यहाँ पे लग रहा है, सर ये बंदा ITC नहीं ले सकता। सर ये कहानी है। इस केस के अंदर आप यहाँ पे आ गए, लॉ मेकर ने आपको ऑप्शन दिया, लॉ मेकर ने आपको ऑप्शन दिए दो। कितने ऑप्शन दिए, दो। अच्छा ये ऑप्शन किस केस में दिए, दो, गुड्स के केस में। सर्विस के केस में एक ही ऑप्शन है कि आपको ओपन मार्केट वैल्यू से निकालना होगा। अब गुड्स के केस में आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन है कि आप 90% ले लो, जो भी रीसेल प्राइस होगा, जो भी क्या होगा, रीसेल प्राइस होगा।
तो मान लेते हैं कि आपने ऑप्शन 1 यहाँ पे ये अडॉप्ट नहीं किया, आपने कहा मैं 90% रीसेल प्राइस ले लेता हूं, तो मैं आगे ये चेक करूंगा कि ये बंदा वही गुड्स रीसेल कर रहा है, तो किस प्राइस पे वो रीसेल कर रहा है। अब ध्यान से सुनना, आपके बुक के अंदर इलिस्ट्रेशन दी हुई है, आपका जो मॉड्यूल है उसके अंदर इलिस्ट्रेशन है। अगर इसने 10 जनवरी को ये सप्लाई की है, तो हम ये भी 10 जनवरी को देखेंगे कि ये उस माल को कितने रेट पे बेच रहा है। जिस रेट पे वो बेच रहा होगा, मान लो वो 300 रुपए के रेट पे बेच रहा है, अगर वो 300 रुपए के रेट पे बेच रहा है, तो ये सप्लाई कितने की मान ली जाएगी? 270 हाँ जी, ये सप्लाई कितने की मान ली जाएगी? 270 समझ में आ गया? हाँ जी सर, बस बेटा यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है। आगे चलते हैं। तो हम लोग कौन सा रूल कर रहे थे? 28। ठीक है ना। अब 28 के अंदर आपके पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है आपके पास? आपके पास पहला ऑप्शन है कि भैया आप क्या करो, ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, ठीक है ना, ओपन मार्केट वैल्यू वाला ऑप्शन है। दूसरा इसी में क्या है, एक कि वो इनवाइस वाला ऑप्शन है। वो इनवाइस वाला कब ऑप्शन है? जब आप B2B कर रहे होंगे और 17/5 का जो आप ले सकते हाँ वो आईटीसी है ITC वो आप फुल नहीं ले है। सकते हो। तो 17/5 का प्रोविजन लग ही नहीं रहा वहां पे, तो आप आईटीसी वहां पे फुल ले सकते हो। तो उस केस के अंदर जो भी आप इनवाइस के अंदर यहाँ पे डिक्लेयर करोगे, वही हम आपकी वैल्यू ले लेंगे, वही वैल्यू आपकी मान ली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। पर जिस केस के अंदर आप ओपन मार्केट वैल्यू के अंदर आओगे, तो यहाँ पे गुड्स के केस में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप ओपन मार्केट वैल्यू में वैल्यूएशन कर लो, या तो आप 90% रीसेल प्राइस पे वैल्यूएशन कर लो। समझ में आ गया? आ गया सर। दूसरा ऑप्शन देखो क्या है यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन है कि जो आपने सप्लाई की है उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, वही कि आपने जो सप्लाई की है उसका लाइक, काइंड और क्वालिटी चेक कर लो। तो जो आपने सप्लाई की है उस सप्लाई का क्या चेक कर लो, लाइक, काइंड एंड क्वालिटी। बात समझ में आ रही है? तो उसका लाइक, काइंड और क्वालिटी चेक कर लो। अभी इलिस्ट्रेशन ले लेंगे आपकी बुक से, वो इलिस्ट्रेशन वहां से समझ लेंगे। अगर ये भी फेल हो गए तो थर्ड ऑप्शन में आ जाओगे, और थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, रूल 30 में जाओ और 30 के अकॉर्डिंग 110% कॉस्ट ले लो, और अगर 30 नहीं लग पा रहा तो 31 से ले लो, बीजीए कर लो, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। समझ में आ गया? आ गया। हाँ ठीक है। तो इसको एक बार आपने नोट किया है सानिया? ये कर लिया सर। वेरी गुड, क्या बात है। तो एक बार रिवाइज कर लो। मैं नया आपको लॉगिन पासवर्ड दे रहा हूं क्योंकि ये 10 मिनट रह गए, तो मैं एक नया दे देता हूं, फिर हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं। चलो सानिया आ गए? हाँ जी सर। हाँ बेटा, अब इलिस्ट्रेशन में आ जाओ। यहाँ पे रूल 28। सपना आ गए आप? हाँ 28 की अब करते हैं। 28 में हमें ये आ रहा है आपके सामने मॉड्यूल। हाँ जी। तो 28 कब लगेगा? जब डीम डिस्टिंक्ट पर्सन होगा, ठीक है, और दूसरा क्या है, रिलेटेड पर्सन होगा, एक्सक्लूडिंग, यहाँ पे देखो लिखा है मॉड्यूल में, अदर देन एजेंट। लिख लो, एजेंट के लिए कहां जाओगे? 29 वहीं पे लिख लो। तो पहला ओपन मार्केट वैल्यू वाला मैंने समझा दिया, दूसरा मैंने लाइक, काइंड और क्वालिटी वाला भी समझा दिया, और तीसरा रूल 31 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। ये देखो यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट, मैंने यही तो चार्ट बनवा दिया आपको 90% वाला, ठीक है। और एक और प्रोवाइडेड दैट लिखा है आईटीसी वाला, समझ रहे हो कुछ? ठीक है। ठीक है, ये देखो लिख रहा है वैल्यू डिक्लेयर इनवाइस में, उसी वैल्यू को ले लेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। हाँ, अब इसमें आ जाओ 26 पढ़ दो सानिया, क्या लिखा हुआ? Messrs X Limited owned factory in Chennai and one depot in Cochin.
Depot in Cochin is required to obtain separate registration as they are considered as distinct person under section 25 subsection 4 of the CGST हाँ, Act तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 2020. यहाँ पे कह रहा है जो एक्स लिमिटेड है ओन्ड ए फैक्ट्री चेन्नई तमिलनाडु के अंदर एक फैक्ट्री है, डिपो कहाँ पे है, कोची के केरला अंदर केरला में, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया। हाँ जी जो कोची कोची वाला है, कोची वाला डिपो है, इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना है उसको, इसके अकॉर्डिंग गुड्स मैन्युफैक्चर किए चेन्नई फैक्ट्री के अंदर, ट्रांसफर कहाँ कर दिए, कोची में। तो देखो क्या हुआ, गुड्स ट्रांसफर किए गए फ्रॉम फैक्ट्री टू डिपो, फैक्ट्री से डिपो गए 8 फरवरी को गए, कितनी यूनिट्स गई थी, 1000। फैक्ट्री में प्राइस कितना था, 200 रुपए, डिपो में प्राइस कितना चल रहा है, 220 220 का प्राइस चल रहा है डिपो के अंदर। और जीएसटी का जो यहाँ पे रेट बताया गया है वो 18% यहाँ पे जीएसटी रेट आपको बताया गया है। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट आपको ये चेक करना है कि वो आईटीसी ले रहा है या नहीं ले रहा। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि जो डिपो की ब्रांच है वो यहाँ पे आईटीसी नहीं ले रही। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप आईटीसी नहीं ले रहे हो, अगर आप आईटीसी नहीं ले रहे हो तो इस केस के अंदर वैल्यूएशन कैसे होगी, इनवॉइस पे इनवॉइस में जो अमाउंट है अरे क्या कर रहे हो, ये देखो यहाँ पे आ जाओ आप, यहाँ पे देखो ये था आईटीसी ले रहा है, वो बंदा नहीं ले रहा, यहाँ नहीं आ जाएगा, क्या बात कर रहे हो यार। सर वो आईटीसी नहीं ले रहा है। हाँ तो कहाँ पे आ जाएगी B2B वैल्यूएशन, नहीं ले रहा तो फिर हाँ जी B2B ट्रांजैक्शन ही तो है, उसने हाँ अपने हाँ ठीक है दूसरे ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सही कह तो रहे हो, इनवॉइस पर ही होगा। आईटीसी नहीं ले रहा है मतलब आईटीसी आईटीसी नहीं ले रहा, तो आईटीसी नहीं ले रहा तो ये इसमें आएगा ना ओएम ओपन, जो 90% लगाएगा आईटीसी अगर नहीं ले रहा तो इस वाले के अंदर आएगा ना ओपन मार्केट के अंदर। नहीं सर, आपने तो अभी बताया कि अगर वो आईटीसी नहीं ले रहे और B2B ट्रांजैक्शन है तो वो इनवॉइस पर होएगी। ओ भाई यहाँ लिखा तो है B2B अगर ट्रांजैक्शन है और वो आईटीसी, ये लिखा तो है फुल ले रहा है, ये फुल का मतलब क्या है, ये स्क्रीन नहीं आ रहा, पैड नहीं आ रहा आपके सामने, नहीं सर, ये मैंने लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है आप B2B जो B2B है वो इनवॉइस वाली जो है, जब हम लेंगे तो वो आईटीसी फुल पर लेंगे। देखो वो क्या कह रहा है, दोबारा बता देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट 1 मिनट। ये देखो हमारा रूल 28 है, 28 में हमें कितने ऑप्शन दिए, 3 ऑप्शन दिए। सबसे पहले हम आए कि भाई ओपन मार्केट वैल्यूएशन कब होगी, तो वो यहाँ पे कहता है कि आप ये चेक करो कि उसको 17/5 लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर लग रहा है तो मतलब कि उसके जो क्रेडिट है वो ब्लॉक है, वो क्रेडिट क्या है उसके, ब्लॉक है, वो क्रेडिट नहीं ले सकता। तो डिपो इन कोचिंग इज नॉट अवेल आईटीसी, इसका मतलब कि उसके क्रेडिट ब्लॉक हो गए ना। तो हम ये वाली सिचुएशन में आ गए ना आप। अच्छा ठीक है, अब समझ में आया कुछ, ठीक है, आपको ये ठीक चेक है। करना है उसका आईटीसी ब्लॉक है या नहीं है, कहानी खत्म। अगर उसका आईटीसी ब्लॉक है मतलब कि वो आईटीसी यहाँ पे नहीं ले रहा है, यहां वो आईटीसी नहीं ले रहा, इधर वो आईटीसी ले रहा है, ऐसे टिक कर लो। अगर वो आईटीसी नहीं ले रहा तो हम वैल्यूएशन जो करेंगे वो ओपन मार्केट वैल्यूएशन करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब ठीक है ओपन सर। मार्केट वैल्यूएशन करोगे तो आपके पास एक वैल्यूएशन तो ओपन मार्केट है, दूसरी वैल्यूएशन आप गुड्स के केस के अंदर 90% रीसेल प्राइस ले सकते हो। समझ में आ गया अब, ठीक है। हाँ। अब क्वेश्चन में आते, सपना आपको आ गया, हाँ सर हाँ बेटा वेरी गुड। अब इलिस्ट्रेशन देख लो बस, ये कहाँ नालायक, अगर ये यहाँ पे कोची वाला कह रहा है नॉट अवेल, तो ये नहीं ले रहा। अब जब नहीं ले रहा तो हम इसकी देखते हैं ओपन मार्केट वैल्यू क्या चल रही है। तो कितने यहाँ पे 1000 है ना,
हाँ जी सर। हाँ, तो ओपन मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है? 200 रुपए की चल रही है। और यहाँ पे कहता है गुड्स एक्चुअली सोल्ड एट डिपो ऑन 18th फरवरी। एक मिनट, इसको हमारे पास ओपन मार्केट वैल्यू कहाँ पे दे रखी है? ओपन मार्केट में प्राइस ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री में प्राइस 200 है, डिपो में प्राइस 220 रुपए। ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जब डिपो में वो गुड्स बेच, मतलब डिपो में जो प्राइस चल रहा है वो तो 220 रुपए का प्राइस चल रहा है ना। हाँ डिपो जी। में जो प्राइस चल रहा है वो 220 का चल रहा है। इसका मतलब जो वैल्यूएशन होगी वो 1000 मल्टीप्लाई में किसके हिसाब से होगी? 220। 220 के हिसाब से होगी। एक बार मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। एक बार आप यहाँ से सोल्यूशन पढ़ दो, क्या कह रहा है। हाँ जी, पढ़ दो। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स 1,98,000 क्या है, 220 मल्टीप्लाई बाय 1000 और उसका 90% किया है। और फिर उस पे 18% IGST लगा दिया 35640। नोट it means at the time of transfer of goods from Chennai factory to Cochin depot, Messrs X Limited will have to determine the price at which depot will sell the goods to his customer. As per first proviso to Rule 28 of Chapter 4 of the CGST Rules 2017 provides that such price should be the price for sale of goods to unrelated person. Messrs X Limited has the option to pay GST on 90% of such value. That is 90% of the price at which the goods are being sold from Cochin depot. हाँ, पर सर आपने बताया था कि वो सेम रेट को देखना है। बिल्कुल बिल्कुल। असली में क्या हुआ यहाँ पे सानिया, असली में यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों रिलेटेड पार्टी है। हाँ अब जी। जब ये दोनों रिलेटेड पार्टी है तो भाई 200 रुपए में तो सपना यहाँ पे हो नहीं सकता ना काम। 200 रुपए वाला तो आप काम कर ही नहीं सकते। यहाँ पे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो डिपो है वो आगे किस प्राइस पे बेच रहा है। आपको क्या चेक करना पड़ेगा? डिपो आगे अनरिलेटेड पार्टी को किस प्राइस पे बेच रहा है। जिस प्राइस पे वो बेच रहा होगा उसका क्या निकाल लोगे? 90% आप निकाल लोगे और उसके उसके ऊपर आप IGST लगा दोगे। IGST क्यों लगाया वो आपको पता ही है। सर डिपो आगे जिस प्राइस पे बेच रहा है वो 250 नहीं है। नहीं, देखो वो असली में जो उसने यहाँ पे बोला है, जो गुड्स सप्लाई हुए थे 8 फरवरी को, वो कितने सप्लाई हुए थे? 200 रुपए के फैक्ट्री पे थे और डिपो पे 220। हाँ, तो देख, जो 8 जनवरी को सप्लाई हुए थे वो नंबर ऑफ यूनिट 1000 हुई थी ना, इसलिए जो वैल्यूएशन है वो 1000 की हुई है। हम ये यहाँ पे नहीं देखा जाएगा कि गुड्स एक्चुअली कितने बेचे गए, उससे हमें कोई मैटर नहीं है। हमें बस मैंने बोला था ना वो डेट चेक करोगे हाँ आप। जी सर। डेट। हाँ, आपको सेम वही डेट चेक करनी है जिस दिन सप्लाई हुए थे फैक्ट्री से। ये डेट आपको सावधान इंडिया है, ये डेट आपको बेवकूफ बनाने के लिए दी गई है। आपको उसी दिन चेक करना है जिस दिन फैक्ट्री से सप्लाई किए गए थे डिपो, वही डेट आपको लेनी है। ठीक है सर। और रेट भी आपको वही लेना है, रेट भी जो होगा वही रेट आपको लेना है। यहाँ पे 18% का रेट लगेगा। बाद में रेट चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ठीक है ना। ऐसा करते हैं, अगली इलिस्ट्रेशन और कर लेते हैं जिससे कि हमारा प्रोविजन और सॉलिड हो जाएगा और हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन के अंदर वो सप्लाई कर रहा हो और वो हमें बोलता कि इसकी ओपन मार्केट वैल्यू ये है, तो हम उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं। पर ऐसा कुछ यहाँ पे ओपन मार्केट वैल्यू जैसा यहाँ पे कुछ बता नहीं रखा था, इसलिए हम दूसरे ऑप्शन में आ गए। 27 देखो क्या बोल रहा है, पढ़ो सानिया पढ़ो। Messrs Y Limited owned factory in Hyderabad, Telangana and one spot in Vijayawada, तो यहाँ पे Andhra फैक्ट्री Pradesh. तेलंगाना में हो गई और आंध्र प्रदेश में डिपो हो गया। Depot in Vijayawada is required to obtain separate ठीक है, हो registration. गया हो गया हो गया, ये हो गया। फिर गुड्स मैन्युफैक्चर किए गए हैदराबाद में, ट्रांसफर कर दिए और गए डिपो में। ठीक है, वेयर सोल्ड विजयवाड़ा ITC ले रहा है। आ जाओ पहले अपने चार्ट में आ जाओ, ये आ गया आपका चार्ट। तो यहाँ पे बात कर रहे थे ITC ले रहा है। अब ये चेक कर लेंगे, इनवाइस जो होगा वही डीम्ड वैल्यू मान लेंगे। ठीक है,
ठीक है भैया। हाँ चलो आ जाते हैं वापस आ जाते हैं, देखते हैं क्या किया इसने गुड्स ट्रांसफर किए हैं 8 को 1200 रुपए 220 यहाँ पे ये। अब मुझे आप खुद बताओ यहाँ पे फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आईजीएसटी का हमें बताना है। तो हमारी जो वैल्यूएशन यहाँ पे होगी 1000, वो तो 200 रुपए पे होगी ना सर। ये तो 200 रुपए पे होनी चाहिए ना, वही तो। एक बार इसका सोल्यूशन पढ़ना क्या कह रहा है ये। इस पे तो 220 पे की और फिर 18% है। एज पर सेकंड प्रोवाइजो टू रूल 28 ऑफ चैप्टर 4 ऑफ द सीजीएसटी रूल प्रोवाइड्स that where the recipient is eligible for ITC, value declared in the invoice shall be deemed to be the open market value. Integrated Tax Department has right to reject the valuation if the value is not fulfill the open market value. It should meet the requirement of sole consideration. अच्छा, ये जो प्राइस है ना सानिया, इसमें हमें ये वाला प्राइस लेना है जब वो बेच रहा है। हम ये देखेंगे ना, अब ये थोड़ा सा वहां पे नोट में लिख लेना कि आपको जो ये यहाँ पे डिक्लेयर इनवाइस वैल्यू लेनी है, वो डिक्लेयर इनवाइस वैल्यू कब की लेनी है, जब वो माल डिपो वाला क्या कर रहा होगा, बेच रहा होगा। हाँ ये वहां पे नोट लिख लो, ये वहां पे। सेम डेट वाला देख। हाँ जी, मैं कह रही थी कि सेम डेट वाला देखेंगे या जब वो 18 बिकेगा तब। 18 जब वो बेचेगा उस डेट का देखेंगे, उस डेट को उसने ठीक है। जब बेचा है माल, उस डेट को प्राइस क्या चल रहा है फैक्ट्री में। वही तो ओपन मार्केट हो गया ना, वही तो ओपन मार्केट में हो गया कि ओपन मार्केट में ये प्राइस चल रहा है जब वो माल बेच रहा है। जब सप्लाई किया गया तब तो कोई भी प्राइस चल रहा हो, जब वो बेच रहा है उस टाइम पे क्या प्राइस चल रहा है, ये थोड़ा सा देखने वाला है बस। मैं आपको एक क्रक्स बना के दे देता हूं, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। देखो यहाँ पे अब क्या, मैं फाइनल आपको क्रक्स बना देता हूं रूल 28 का। हमारे पास कौन सा रूल है, 28। सपना बिल्कुल ध्यान से सुनना, रूल 28 में आपको क्या करना है, पहला ऑप्शन है बेटा आपके पास कि आप ये चेक करो जब आप ओपन मार्केट वैल्यू लेने जा रहे हो, तो आप ये चेक करो कि भाई उसे 17.5 आईटीसी मिल रहा है या उसे 17.5 आईटीसी नहीं मिल रहा। अगर उसे आईटीसी मिल रहा है और वो सप्लाई B2B है, तो हमें क्या करना है, हमें इनवाइस जो हमारी डिक्लेयर की है उसने वही हमें लेनी है। पर जो इनवाइस डिक्लेयर की है उस दिन हमें देखना होगा कि जो डिपो है वो किस डेट को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। वो जिस डेट को सेल कर रहा होगा, और वही डेट हम कहां पे चेक कर लेंगे, फैक्ट्री में चेक कर लेंगे कि फैक्ट्री में क्या प्राइस चल रहा है उस दिन, वो प्राइस हम लोग ले लेंगे, वो प्राइस हम लोग ले लेंगे बस। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, दूसरी तरफ यहां पे हमारे पास अगर वो बंदा आईटीसी नहीं ले रहा, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। आपको चेक करना है क्वेश्चन के अंदर ओपन मार्केट वैल्यू वाला ऑप्शन, या दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, 90% रीसेल प्राइस। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो यही ऑप्शन करके आना, सिंपल। और अगर क्वेश्चन में ये नहीं बताया होगा आईटीसी का, तो समझ लेना वो आईटीसी नहीं ले रहा, क्योंकि अगर ले रहा होता तो भी क्वेश्चन में बताता। दो यहाँ पे अजम्पशन लेके चल लेंगे, दो अजम्पशन यहाँ पे लेके चलेंगे। समझ में आ गया? ठीक है सर। हाँ अब क्लियर हो गया ये। थोड़ा सा एक और यहाँ पे ये लिख लो, ये केवल गुड्स के केस में ऐसा 90% जो आप कर पाओगे वो ओनली आप गुड्स के केस में कर पाओगे।
चले आगे। हाँ जी सर। चलो 29, अच्छा 29 तो मेरे को कराना है। 29 देखो क्या कहा है। ट्वेंटी नाइन तो बहुत ही सिंपल है भाई। 29 में तो आपको कुछ करना ही नहीं है। 29 में आपको क्या करना है, देखो जी 29 के अंदर आप क्या करो। 29 में आप क्या करोगे, 29 में हम कब आएंगे, एजेंट। वेरी गुड, जब Agent सप्लाई थ्रू एजेंट। तो अगर सप्लाई थ्रू एजेंट हो रही है तो हम 29 के अंदर आ जाएंगे। दूसरी बात, ये केवल किसके रिगार्डिंग है, गुड्स के रिगार्डिंग है ये केवल। ठीक है, इसमें कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। यहाँ पे टोटल आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, पर आपको एक ऑप्शन और दिया जा रहा है, वही सेम 90% रीसेल प्राइस, सेम वही कहानी 90% रीसेल प्राइस। दूसरा ऑप्शन आप रूल 30 लगा लो, और रूल 30 नहीं लग रहा तो 31। 30 आपको पता ही है 110%, 110% ऑफ कॉस्ट, और ये आपका बेस्ट जजमेंट, ये जो होगा आपका वो बेस्ट जजमेंट। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, इसमें एक चीज समझानी है आपको, बस उसको ढंग से समझ लो। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। हाँ, अब आप बस समझ लो, समझने में कॉन्सेंट्रेट करना। 29 क्या काम है, देखो जो रूल 29 है आपका, उसके अंदर क्या हो रहा है, एक मिस्टर ए है, उसका है एजेंट, और वो एजेंट आगे क्या करता है, कस्टमर्स को माल बेचता है। मुझे बताओ, जब कोई भी बंदा एज अ एजेंट काम करता है तो इनवाइस तो प्रिंसिपल की जनरेट होती है ना भाई। हाँ अगर जी। एक चीज मुझे बताओ, मैं राजेश नेगी क्लासेस हूं, मेरा कोई एजेंट है, वो मेरी पेन ड्राइव क्लासेस बेच रहा है, इनवाइस तो मेरी काटेगा ना। हाँ जी। हाँ, समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैंने अपने एजेंट को बोल दिया कि यार असली में ना पता नहीं लगना चाहिए किसी को कि ये जो पेन ड्राइव्स है वो मैं बेच रहा हूं, असली में मैं बिकवा रहा हूं तुझसे। तो तू ऐसा कर, तू खुद अपनी इनवाइस काट लिया कर, तू अपनी खुद क्या काट लिया कर, इनवाइस काट लिया वही। कर। आप समझ में आ गया इनवाइस का कॉन्सेप्ट? अच्छा। तो ये बंदा जो सप्लाई कर रहा है गुड्स की, क्योंकि ये तो गुड्स के केस में लगना है, तो उस गुड्स के केस में जब लगेगा तो भाई जब सप्लाई करेगा तो उसकी वैल्यूएशन करनी है। अब उसकी वैल्यूएशन में प्रॉब्लम क्या आ रही है, 15(1) तो लग नहीं पा रहा। अब 15(4) में जब आप आए तो कौन सा रूल आपने लगा दिया, 29, क्योंकि एजेंट का केस है। अब जब एजेंट का केस आ गया तो आपने कहा भाई ओपन मार्केट वैल्यू चेक कर लेते हैं। आपको ओपन मार्केट वैल्यू मान लो नहीं मिली, मान लो आपको नहीं मिली। अब अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिली तो आपकी जो वैल्यूएशन होगी वो क्या होगी, 90% रीसेल प्राइस। हम ये चेक कर लेंगे ये बच्चों को कितने में बेच रहा है। मैं वैसे मतलब सर्विस का एग्जांपल ले रहा हूं, आप गुड्स का मान के चलो कि ये आगे लोगों को गुड्स कितने में बेचता है। मान लो कि ये आगे गुड्स बेचता है 300 रुपए में। कितने का गुड्स बेचता है, 300 रुपए का गुड्स बेचता है। तो इसके लिए कितने का मान लेंगे, इसके लिए ये सप्लाई कितने की मान लेंगे, 270। बोलो 270 की इसके लिए सप्लाई मान लेंगे। बस बात समझ में आ रही कैसे, है? जब उसने 300 का आगे बेचा है? हाँ, तो 90%। अरे 10% यार, इसका तो प्रॉफिट मार्जिन तो लेके चलेंगे ना भाई। एजेंट का? नहीं नहीं, वो एजेंट, हाँ एजेंट को भी तो भाई कुछ मिलेगा ना उसके अंदर। सर वो तो मैं कॉस्ट प्राइस कितनी है गुड की? वो तो मैं 10% ऐसी एक हाइपोथेटिकल फिगर बोल रहा हूँ, मतलब कुछ ना कुछ तो इसको पैसा मिलेगा ना उसमें, ऐसी थोड़ी ना बेचेगा बेचारा।
कुछ ना कुछ। अच्छा ठीक है, हाँ जी, तो कुछ वो ना कुछ जितना तो। कस्टमर को बेच रहे हैं उसका 90% ले ले। हाँ, अरे देखो सिंपल सी बात है, मैंने सानिया आपको कह दिया मेरी एक पेन ड्राइव है 10,000 की, आप बेच दो, 10,000 में से 2,000 रुपए आप रख लेना। अच्छा तो डिपार्टमेंट कहेगा कि सर हम आपकी जो वैल्यूएशन है, आपने आपने आगे बच्चों को 10,000 में बेची है, हम तो आपकी वैल्यूएशन 9,000 रुपए की करेंगे, चाहे चाहे आप इसको 2,000 दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, हमें क्या करना है, हम तो 9,000 की वैल्यूएशन से करेंगे, क्योंकि हम मान के ठीक चलते हैं कि 10% होता है मार्जिन। ये कहानी। ठीक है बस बेटा ये खत्म हो गया, इसके अंदर बस इतना ही है, दो चीजें इसके अंदर आपको बता दी। तो एक ओपन मार्केट वैल्यू अगर दी है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप ऑप्शन ले लो 90% वाला, और उसके अलावा अगर आप रूल 30 और 31 में आ सकते हो। मॉड्यूल में चलते हैं, मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन दिया होगा, ये देखो क्वेश्चन दिया हुआ आपको, पढ़ दो क्वेश्चन में क्या लिखा है। A principal supplies groundnut to his agent, and the agent is supplying groundnuts of like kind and quality in subsequent supplies at a price of 5,000 per quintal on the day of the supply. Another independent supplier is supplying groundnuts of like kind and quality to the said agent at the price of 4,550 per quintal. Find the value of taxable supply in the hands of principal. हाँ, So यहाँ the value, हाँ, पढ़ दो। the value of taxable supply made by the principal supplier shall be 4,550, or where he exercises the option, the value shall be 4,500. ध्यान से सुनो, अब मैंने जो यहाँ पे लिखवाया है बस वहां पे एक चीज और ऐड कर लो, यहाँ पे जो मैंने रीसेल प्राइस बताई है ना, हाँ जी, हाँ, तो यहाँ पे लिखो अगर क्वेश्चन के अंदर क्या बताया हुआ है कि कोई सप्लाई हो रही है सिमिलर लाइक काइंड एंड क्वालिटी की, तो वो प्राइस भी आप ले सकते हो, तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में गिवन है तो आप ये लेके आंसर निकाल सकते हो, अदरवाइज आप रीसेल प्राइस ले लेना। समझ में आ गया? आ गया। हाँ, तो ये क्वेश्चन में जाके चेक करोगे कि क्वेश्चन में जो सप्लाई कर रहे हैं उसका लाइक काइंड और क्वालिटी दिया है या नहीं दिया। अगर दिया है तो आप ये 455 वाले से भी आंसर निकाल सकते हो, अदरवाइज आप क्या करो 5,000 का ये 90% वाले से भी आप निकाल सकते हो। समझ में आ गया ना? ठीक है सर। ठीक है, सपना आपको आ गया? हाँ। चलो बेटा 29 भी कर लेते हैं, क्या छोड़ना, 29 भी कर लेते हैं, पढ़ो भाई। Asset P Limited, being a principal, supplies laptop to his ये बहुत agent, बढ़िया and the इलस्ट्रेशन है, लैपटॉप की सप्लाई कर रहा है एजेंट, agent is supplying laptops of like kind and quality in subsequent supplies. Messrs P Limited, Incorporated in Chennai. Agent is located in Nagarcoil, Tamil Nadu. Goods supplied on 15th November by the principal to his agent. अब देखो प्रिंसिपल ने एजेंट को कब सप्लाई किए, 15 को, हमारे लिए जो रेलेवेंट है वो 15 तारीख रेलेवेंट है, ठीक है। आगे देखो क्या होता है, सेलिंग प्राइस जो है 15 को, नंबर ऑफ यूनिट 1000, प्राइस एट विच प्रिंसिपल सप्लाई टू एजेंट, उसने तो नील पे कर दिया, ठीक है, उसने तो कुछ पैसे लिए ही नहीं, उसने बस बोल दिया हो आगे भाई जो तू बेचेगा उसी में रख लिया। प्राइस एट विच एजेंट सप्लाई टू हिज कस्टमर नॉट बीइंग रिलेटेड, उनको कितने में सप्लाई करता है, 2,200 रुपए में सप्लाई करता है, 18% का जीएसटी है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्या लिखा हुआ है, Goods procured by agent from other independent suppliers supplying laptops at rupees 20,000 per unit on 15 November. दूसरे इंडिपेंडेंट सप्लाई, एक का तो देखो ये एजेंट है ना, और दूसरे का ये एजेंट नहीं है, ठीक है, उससे माल लेता है और उसका माल बेच दे, पर वही कह रहा है सेम लैपटॉप वही वाले, मतलब एक तो क्या है आप मेरे क्या हो, एजेंट हो, मैं आपको अपने एचपी के लैपटॉप देता हूं बेचने के लिए, दूसरा क्या है आप किसी और से भी एचपी के लैपटॉप लेते हो और उनको आप जो बेचते हो वो 20,000, वो एक मिनट वो बंदा आपको 20,000 रुपए की सप्लाई करता है, हाँ, वो आपसे 20,000 रुपए लेता है पर यूनिट के हिसाब से। फाइंड आउट द वैल्यू, अब हमें इसके अंदर वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास देखो वैल्यू कैसे निकलेगी, पढ़ना एक बार क्या लिखा, Value of taxable supply made by principal shall be 20,000 per laptop, or where the principal exercise the option of the value shall be 90% of
22,000, समझ में आ गया होगा। 19,000. देखो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपके पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन क्या था आपके पास, ओपन मार्केट वैल्यू। ओपन मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, 22,000। 22,000 चल रही है, नहीं? हाँ जी, 22,000 ही ओपन मार्केट. हाँ हाँ 22,000, 20,000. रिलेटेड नहीं है। हाँ ठीक है, रिलेटेड नहीं है। 22,000 होगी ओपन मार्केट वैल्यू। दूसरा आप क्या ले सकते हो, 90% ले सकते हो रीसेल प्राइस। ओपन मार्केट वैल्यू 20,000 है, 22,000 जो है वो कस्टमर को बेच रहा है ना आगे, तो वो रीसेल प्राइस. ओपन, ये लिख लो यहाँ पे, ये ओपन मार्केट वैल्यू 20,000 है और जो वो कस्टमर को बेच रहा है वो 22,000 रुपए का बेच रहा है आगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू तो आ गई, ओपन मार्केट वैल्यू 20,000। या तो हम ये प्राइस ले लें या 22,000 का 90% निकाल के वो प्राइस पर लैपटॉप के हिसाब से कर लें। आगे पढ़ना। It is economical to opt 90% of the price charged for the supply of goods of like kind and quality by the बस recipient to ठीक his है, समझ में आ customer. गया, समझ में आ गया। तो वो जो इकोनॉमिकल पड़ेगा वो ले लेगा ना, ठीक है. ठीक है ना? तो बेटा इस तरीके से अगर आप देखोगे, अब आपके पास रूल कौन सा आ गया, 31 भी आपने समझ लिया, 32 आपको पता ही है बेस्ट जजमेंट है। ओ सॉरी 30 आपको पता है 110% लेना था, 31 आपको पता है कौन सा था, 31 बेस्ट जजमेंट। अब हमारे पास आगे जो रूल आ रहे हैं उसके लिए हमें क्या है, रूल हमारे पास 32 आ रहा है ना, 31 तक कंप्लीट हो गया ना आपका, ठीक है ना? जो आपके पास अब ये जो रूल थे 29 तक आपको करा दिया, जो 30 था उसमें आपको क्या करना था, 30 वाले रूल में 110% ले लेना है। वो आपने देख ही लिया, एक कॉस्ट शीट वाला क्वेश्चन किया तो था, और 31 का तो कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा ही नहीं ना, वो तो बेस्ट जजमेंट है। बस इसमें आपको ये याद रखना है कि जो सर्विस वाले केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, 30 को स्किप करके 31 लगा सकते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे रूल करेंगे। ठीक है, ठीक है सर. आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कुछ बोलना है आप में से किसी को कुछ? नहीं सर, कुछ नहीं, बस वो डाउट्स के लिए था कि वो मेरे को आप व्हाट्सएप कर दो, जिसके भी जो डाउट है वो व्हाट्सएप कर दो, और एक दिन बैठ के खुद मेहनत करो उसके ऊपर। अगर फिर भी नहीं निकलेगा तो मेरे को तो बताना ही है आपको। ठीक है. और सर वो आप कह रहे थे कि मैं जॉब वर्कर वाली हाँ, वो वीडियो मेरे को व्हाट्सएप करो आप, मैं भेजता हूँ आपको क्लास। ठीक है सर. ठीक है, ओके, थैंक यू. ओके, बाय।